एवरीवन, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको जो वोकैबुलरी है और जो आर्टिकल हम आज करेंगे वो दोनों की जो आपकी फोटोज हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। सो हमारा पहला शब्द है डिग्री। आपको याद हो गया होगा, हमने एक और क्लास में किया था। डिग्री का वहां पे जो था उसका मीनिंग वहां पे डायरेक्टिव था ना। मेन शब्द हमने डायरेक्टिव को लिया था और उसके सिनोनिम्स में मैंने आपको डिग्री भी बताया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल्स ऑर्डर दिए गए हैं, दैट समथिंग मस्ट हैपन, कि कोई जो काम है वो हो जाना चाहिए। मतलब सिंपली देखें तो ऑर्डर हो गया है ना, आदेश हो गया, कमांड हो गया, डिक्टम, डायरेक्टिव या रेगुलेशन। अच्छा, अब जो डिग्री है या ऑर्डर जो शब्द है या कमांड है, आप सब देख सकते हैं कि इनको हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसके दो सेंटेंसेस लिए हैं, जहां पर एक में मैं इसको नाउन की तरह और दूसरे में इसको वर्ब की तरह हम यूज करना देखेंगे। जैसे मोर देन 200 पीपल, कि 200 से ज्यादा लोगों को वर फ्रीड, उनको फ्री कर दिया गया बाय मिलिट्री डिग्री, बाय मिलिट्री ऑर्डर। तो मिलिट्री के आदेश पर 200 से ज्यादा लोगों को आजाद कर दिया, उनको फ्री कर दिया। यहाँ पर डिग्री जो है ये नाउन फॉर्म में यूज हो रहा है, आप वैसे भी समझ गए। बाय जो है ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन, तो ये हमारा नाउन है। दे डिक्रीड, डिक्रीड यहाँ पे वर्ब हो गया जो आपका ऑर्डर्ड हो रहा है। दे ऑर्डर्ड एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने किस बात का ऑर्डर दिया, उन्होंने किस बात का आदेश दिया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, किस आधार पर, जो एज के आधार पर जो भेदभाव है उसको बंद करने का आदेश उन्होंने दिया। तो डिग्री मतलब आदेश हो गया, ऑर्डर, कमांड, डिक्टम, ठीक है, डायरेक्टिव या रेगुलेशन, और इसको हम नाउन या वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराडिग्म। पैराडिग्म का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का एक मॉडल है ना, अ मॉडल ऑफ समथिंग और अ वेरी क्लियर एंड टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो किसी चीज का एक मॉडल है ना, जैसे घर बनाने से पहले उसका हम एक मॉडल बनाते हैं, एक आप उसका एक नक्शा बनाते हैं कि इस तरीके से हम बनाएंगे। या अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं तो वो एकदम क्लियर एग्जाम्पल है उस चीज का, या किसी चीज को बोल रहे हैं तो वो कंप्लीट परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज के लिए। सो मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड या आर्केटाइप। ये जैसे ये जो थीसिस हैं, ये जो थीसिस के जो पेपर हैं, ये प्रोवाइड करते हैं न्यू पैराडिग्म, एक नया मॉडल, एक नया आपका पैटर्न फॉर एजुकेशनल प्रैक्टिस। तो ये जो थीसिस हैं, ये जो पेपर्स जो आपने सबमिट किए हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक नया मॉडल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के लिए। सो पैराडिग्म क्या हो गया? अ मॉडल ऑफ समथिंग, किसी चीज का मॉडल। मतलब आप देखते हैं जो बड़े बड़े क्या होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उससे पहले आप उनका आर्किटाइप देखते हैं, है ना, उनके मॉडल्स देखते हैं कि ये फाइनली आपको तैयार होके मिलेगा। जैसे जिसको हम एक सिंपल बोलें तो एक्सपीरियंस सेंटर भी आप उसको बोल देते हैं कि आप एक्सपीरियंस करके देखिए, यही चीज आपको मिलेगी। तो एक्सपीरियंस सेंटर उन्होंने क्या है, वो एक पैराडिग्म है, आर्किटाइप है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है जो चीज वो सर्व करने वाले हैं। ये बिल्डिंग्स जो बिल्डर्स होते हैं वहां पर आपको एक्सपीरियंस सेंटर उनका होता है कि वो चीज आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, जो चीज वो आपको बेच रहे हैं। तो वो हो गया हमारा पैराडिग्म। पैराडिग्म मतलब उसका परफेक्ट उदाहरण या उसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो चीज। हमारा ऑन द कैंपेन ट्रायल, ऑन द कैंपेन ट्रायल ये एक आपका फ्रेज की तरह हो गया। तो कैंपेन ट्रायल का मीनिंग क्या था? The series of appearance that a politician makes at different locations as part of a political campaign, especially before an election. मतलब कि जो इलेक्शंस होने से पहले जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, जो वो रैलीज में जाते हैं, वो इवेंट्स में जाते हैं आम जनता से मिलने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए, उसको हम ऑन द कैंपेन ट्रेल कहते हैं। ठीक है, जैसे शी हैज हैड कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स ऑन द कैंपेन ट्रायल, तो जो वो कैंपेन ट्रायल्स पे थी, ट्रेल पे जो थी, वहां पे उसको कई सारे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स हुए।
नेक्स्ट है इनह्यूमेन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है क्रूअल। इनह्यूमेन है आपका अगर बिहेवियर तो वो बहुत बुरा है, वो रूथलेस है, ईवल है और जो दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, उनको सफ़र करवा रहा है। क्रूअल एंड कॉजिंग सफरिंग टू पीपल और एनिमल्स। तो कैसा हुआ, क्रूअल, ब्रूटल, विशियस, मॉन्स्ट्रस, ईवल और रूथलेस। कंडीशंस फॉर प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स की कंडीशंस थी उनको किस प्रकार डिस्क्राइब किया कि वो कैसी थी, इनह्यूमेन थी, कैसी थी, बहुत खराब थी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब होता है जब किसी को पनिश कर रहे हैं तो उसके समय उस टाइम पर क्या दिखाना, दया भावना दिखाना कि उसको सीवियर पनिशमेंट ना मिले, उसको क्या बोलते हैं, क्लीमेंसी। ठीक है, यानी क्षमा, ये हो गया। किसी को माफ करना ये उसका क्लीमेंसी का पार्ट होता है, बट क्लीमेंसी का जो एक जनरल जो ब्रॉडर मीनिंग होता है वो है काइंडनेस शोन टू समबडी व्हेन ही और शी इज बीइंग पनिश्ड। तो उसको जब पनिशमेंट दी जा रही है उस टाइम पर उसको काइंडनेस शो करना, ये क्लीमेंसी होता है। मर्सी, लीनियंसी, मतलब आप लीनियंट हो रहे हैं, बहुत सख्त नहीं हो रहे हैं। कंपैशन दिखा रहे हैं, सहानुभूति, काइंडनेस दिखा रहे हैं। और मैग्नानिमिटी मतलब बड़ा दिल होना। तो ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट जो है, अपना डिसीजन जो है वो पास कर दिया कि वो इंसान गिल्टी है, लेकिन उसके साथ साथ में ज्यूरी ने ये भी अपील किया जज को कि वो दया दिखाए, जो भी वो जजमेंट पास करें उसमें वो दया दिखाएं। तो क्लीमेंसी का मतलब ये नहीं होता उसको माफ कर देना, ये कंप्लीट मीनिंग, ये पार्डन होता है। पार्डन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लीमेंसी, बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्लीमेंसी इज टू शो काइंडनेस वाइल गिविंग पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देते समय उस पर आप दया कर देना, जैसे कि आप उसको डेथ सेंटेंस की बजाय आप उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्लीमेंसी ही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सिडिशियस। सिडिशियस का मतलब हिंदी में हो जाता है राजद्रोही। राजद्रोही मतलब जब अपने ही देश के विरुद्ध काम किया जाए, अपने ही देश के विरुद्ध लोगों को भड़काया जाए तो उसको सिडिशियस चार्जेस कहते हैं। इंटेंडिंग मतलब आपका मकसद क्या है, परसुएड करना, परसुएड मीन्स टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना बाकी लोगों को कि वो जो गवर्नमेंट है उसको ओपोज करें। तो ये कैसा है, वो प्रोवोकेटिव है, भड़काने वाला है, प्रोवोकेटिव है। ठीक है, एजिटेटिंग है, रेबल राउजिंग या इंसाइटिंग। जैसे ही वॉज कन्विक्टेड, उसके ऊपर किस चीज का दोष सिद्ध हुआ, सेडिशंस का, और उसको 10 साल की सजा हुई। यहां तक डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब हो गया, और अगर ब्लेटेंट होता तो ये हो जाता है एडजेक्टिव। ब्लेटेंटली हम लोग जनरली तब यूज करते हैं जब ना कोई आपने गलत काम किया और वो भी खुलेआम। तो ब्लेटेंटली लाई का मतलब हो गया आप साफ साफ तरीके से झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है सच्चाई क्या है लेकिन फिर भी आप उस बात को झुठला रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली मतलब खुलेआम, एकदम चोरी ऊपर से सीना जोरी, वैसी वाली बात है। तो इन अ वे आप किस तरीके से, दैट इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज वेरी क्लियर, है ना, एंड इंटेंशनल व्हेन दिस इज बैड थिंग। तो कोई बुरी चीज आपने की और वो भी एकदम क्लियर और इंटेंशनल फॉर्म में, तो वो चीज कैसी है, क्लियरली है, एकदम साफ तरीके से है, लाउडली एंड वॉसिफेरसली। वैसे वॉसिफेरसली का मतलब क्या होता है, चिल्ला चिल्ला कर। ब्लेटेंटली का मतलब क्या होता है, एकदम खुलेआम। एग्जाम्पल, ही हैज मेड सम ब्लेटेंटली बैड डिसीजंस। तो मतलब क्या हुआ कि उसने कुछ एकदम साफ साफ दिखाई देने वाले, एकदम साफ साफ समझ में आने वाले कुछ उसने गलत डिसीजंस लिए थे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि आपको आप गलत काम करो बट फिर भी उससे आपको फ्रीडम है, मतलब आपको पनिश नहीं किया जाएगा। सो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट हैज बीन डन एंड दैट इज रॉन्ग और इलीगल। तो गलत काम किया बट फिर भी आप फ्री हो, आपको पनिश नहीं किया जाएगा, यानी आपको छूट मिल रही है, एग्जेम्पशन है, इम्यूनिटी मिल गई, आपको लाइसेंस मिल रहा है गलत काम करने का, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है।
जैसे शी थॉट दैट हर मनी एंड पावर गेव हर द राइट, उसने क्या सोचा कि जो उसके पैसे हैं और जो उसकी पावर है वो उसको अधिकार देती है कि वो जो लॉ है, जो कानून है, उसको इग्नोर करे विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब उसको तो फ्रीडम है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी गलत काम करे, इलीगल काम करे, क्योंकि उसने क्या सोचा कि जो उसके पैसे हैं, जो उसकी पावर है, वो उसको बचा लेगी। नेक्स्ट वर्ड है पैरिल। पैरिल का मतलब क्या है? पैरिल का मतलब खतरा, डेंजर या ऐसी कोई भी चीज जो खतरनाक हो। सिनोनिम्स डेंजर, जियोपार्डी, हैजार्ड, रिस्क। अच्छा, हैजार्ड 2 बार लिख दिया। जैसे आई नेवर फेल्ट दैट माई लाइफ वॉज इन पैरिल, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो मेरी जिंदगी है वो खतरे में है। सो पैरिल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और मतलब खतरा। नेक्स्ट वर्ड हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या हुआ? ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते, आप उसके प्रति अनफ्रेंडली हो और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो एकदम उसके खिलाफ हैं, है ना। सो हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी मीन्स उसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। एंटागोनिस्टिक है, अग्रेसिव है, बेलिकोज है ना, लड़ाकू, झगड़ालू, पुग्नेशियस, अनफ्रेंडली। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो कम्प्लीटली मेरे प्रति उनका जो नेचर था वो कैसा था? हॉस्टाइल था, मुझे बिल्कुल भी वो लोग पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब आम सहमति, सर्वसहमति, ठीक है। सो एग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको एकदम सिंपल हमने समझ लिया कि आम लोगों के बीच में, मैक्सिमम पीपल के बीच में, आम नहीं है, मैक्सिमम पीपल के बीच में उस बात को लेके क्या है? अग्रीमेंट है, हार्मनी है, पीस है, कॉन्कॉर्ड है, कॉन्सेंट है या अकॉर्ड। जैसे दे वर ट्राइंग, वो किस चीज की कोशिश कर रहे थे? टू रीच अ सेंसस, कि वो किस चीज की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग हैं उनके बीच में क्या हो जाए? अग्रीमेंट हो जाए, आम सहमति हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेलमेंट। स्टेलमेंट का मतलब गतिरोध, कि ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि जहां पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, ना तो कोई भी साइड जीत पा रही है और ना ही कोई प्रोग्रेस हो पा रहा है। A situation or in an argument in which neither side can win or make any progress. Synonyms deadlock create हो गया है, एकदम शांत खड़े हो गए, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। डेड एंड हो गया है, इम्पेस, ठीक है। इस शब्द को मार्क करना। द वॉर, अब जो वॉर है वो फिर दोबारा से वो किस चीज पे पहुंच गई है? डेड एंड हो गया है, डेडलॉक हो गया है, कोई भी ना तो हट रहा है और ना ही कोई जीत पा रहा है। ऐसी सिचुएशन को स्टेलमेंट कहते हैं। हमारा फ्रेज हो जाता है अक्रॉस द आइल। अक्रॉस द आइल का मतलब क्या हो जाता है? ये इसका मतलब हो गया, ये एक पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर, कि जैसे आप जिसको संगठन भी कह सकते हैं या फिर अलग अलग पार्टीज के लोग मिलकर एक साथ में काम कर रहे हैं, उसको अक्रॉस द आइल कहते हैं। आइल का मतलब हो गया रो, कि अब जैसे आप जानते हैं कि जैसे जो रूलिंग पार्टी होती है, जो ओपोजिशन पार्टी होती है, उसके मेंबर्स की बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग रोज में बैठे हैं और जो अक्रॉस द आइल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग अक्रॉस द आइल कहते हैं। इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को करेज देना, उसको हिम्मत देना, उसको कॉन्फिडेंस देना। सो करेज, उसको मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। सो जो पार्टी है, पार्टी को क्या हुआ है? बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिली है, करेज मिला है उनको। जो लोकल इलेक्शंस में उनकी जो जीत हुई है, इसने उनको क्या कर दिया है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, उनको मजबूत कर दिया है, उनको कॉन्फिडेंस दिया है। लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी का कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बोलते हैं जिनमें जनरली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को वो लोग शेयर करते हैं या सेम टाइप के होते हैं, सेम उनकी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, या फिर जैसे अगर हम इसको पॉलिटिकल फॉर्म में बोलें तो वो सारे लोग जो एक पर्टिकुलर पर्सन को, अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं, तो उसको भी हम लोग कोहर्ट, जैसे वो यूनिट हो गई है ना, एसोसिएट हो गए, कंपेनियन हो गए, सपोर्टर हो गए, और उसके ही एंड हिज कोहर्ट्स,
तो मतलब जो वो और उसके जो एसोसिएट्स थे उनको क्या किया गया, हैव अब्यूज्ड देयर पोजीशन ऑफ पावर, कि उन्होंने जो पावर है, जो उनकी जो पावर है उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। सो कोहर्ट का मतलब क्या हो गया, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम टाइप के हैं, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, या जो सेम जिनके पॉलिटिकल जो ओपिनियंस हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो सेम लीडर पे जाकर मैच करते हैं। इम्बोल्डन का मीनिंग किसी को करेज देना, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको मोटिवेट करना, या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, या कोई आपका अलग, जैसे हमारी विक्ट्री है वो भी हमको स्ट्रेंथन देती है, वो भी हमको मोटिवेट करती है। डन। चलिए अब हम लोग अपना आर्टिकल रीड करते हैं। व्हाट इज द आर्टिकल? सो आर्टिकल इज व्हाट डू ट्रम्प्स अर्ली डिक्रीज सिग्नल। सो व्हाट डू ट्रम्प्स अर्ली डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब ऑर्डर्स, ठीक है। तो व्हाट डू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रम्प ने जो अपने फर्स्ट वीक में ही इतने सारे जो ऑर्डर साइन किए हैं, इन सब का मतलब क्या है, ये सब किस ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रम्प्स अर्ली डिक्रीज, ये डिक्रीज क्या है, ये नाउन है, ये कैसा हुआ, आपका प्लूरल नाउन हुआ, तो इसीलिए जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब हमने यहाँ पे हेल्पिंग के रूप में क्या लगाया है, डू लगाया है, और ये हो गया फिर हमारा मेन वर्ब, ठीक है। क्योंकि डिक्री जो है, ये यहाँ पे डिक्री दिया हुआ है, डिक्रीज दिया हुआ है, डिक्री नहीं दिया, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, तो वर्ब हमने यहाँ पे प्लूरल लगाई है, डू, ठीक है। व्हाट इज द 47th यूएस प्रेसिडेंट्स गवर्नेंस पैराडिग्म। तो व्हाट इज द 47th, जो आप जानते हैं कि जो ये डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो टर्म है, ये 47th यूएस प्रेसिडेंट गवर्नेंस है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का ये जो 47th यूएस प्रेसिडेंट्स गवर्नेंस है, इसका मॉडल क्या है, पैराडिग्म का मतलब मॉडल, ठीक है। What are some controversial decisions besides ending birthright citizenship? और क्या क्या कंट्रोवर्शियल डिसीजन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं, एक तो बर्थ राइट सिटीजनशिप है ही, जिसमें एक दूसरा है यूएस को WHO से बाहर निकाल देना, और पेरिस एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर निकाल देना। हाउ विल दे इम्पैक्ट करना मतलब किसी के ऊपर में प्रभाव डालना, असर डालना। हाउ विल दे इम्पैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, और ये जो डिसीजंस हैं ये किस प्रकार डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज को इम्पैक्ट करेंगे। विल द स्प्रे ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फेस लीगल चैलेंजेस, लेकिन और क्या ये जो लगातार जो ये सीरीज में एक के बाद एक जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो पास करते जा रहे हैं, साइन करते जा रहे हैं, क्या ये कोई लीगल चैलेंजेस को भी फेस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आपने देखा वोकैबुलरी तो हमने बहुत सारी की है ऑलरेडी। सो लेट्स सी। US President Donald Trump signed a number of executive orders and actions into force in the early days of his second term in office. So US के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया, एंड एक्शंस इनटू फोर्स, जैसे ही अपना शपथ लिया। In the early days of his second terms in office, which began, जो उनका ऑफिस मतलब जो उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद में कब शुरू हुआ, he was sworn in on January 20। तो जनवरी 20 को उन्होंने शपथ ली थी, ओथ सेरेमनी थी, और उसके बाद ही उन्होंने विद इन अ वीक उन्होंने एक के बाद में एक ऑर्डर पास किए हैं। फॉलोइंग मल्टीपल प्रोमिसेस मेड ऑन द कैंपेन ट्रायल। ये एक आपका पूरा आपका फ्रेज की तरह होता है। कैंपेन ट्रायल का मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा था आपकी जो सभाएं होती हैं, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, आप इंडिया में देखेंगे, है ना, तो अलग अलग जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अलग अलग सभाओं में जाते हैं, वो था हमने जो पढ़ा था ऑलरेडी। लीडिंग अप टू द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस,
तो उन्होंने जो भी अपने प्रोमिसेस किए थे अपनी कैंपेन्स में, उन सबको वो एक के बाद एक लागू करने लगे। मिस्टर ट्रम्प कंट्रोवर्शियली इशूड अ स्प्री ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। और जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो विवादित हैं। अब देखते हैं क्या हैं कुछ वो ऑर्डर्स जो उन्होंने पास किए हैं। व्हाट आर सम ऑफ द ऑर्डर्स इशूड? मिस्टर ट्रम्प इशूड ओवर 1500 पार्डन्स। पार्डन मतलब माफ कर देना, तो उन्होंने 1500 लोगों को माफ कर दिया है। prosecuted for their role in the riot at the US Capitol in 2021। जिनके ऊपर में आरोप लगाया गया था, जिनके ऊपर में केस चल रहा था कि जो आपके मतलब जो अब यूएस में जो वहां पे जो दंगे हुए थे, तो उसके ऊपर में ये 1500 लोग थे जिनको आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उनके ऊपर केस चल रहा था, वो जेल में थे, उनको उन्होंने पार्डन कर दिया है, माफ कर दिया है। इसके साथ साथ में अलोंग साइड ऑर्डर्स मैंडेटिंग द यूएस एग्जिट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट, कि यूएस का एग्जिट कर दिया उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और उसके अलावा ही ऑल्सो साइंड एन ऑर्डर एंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप, कि अगर यूएस में जन्म हो रहा है तो आपको बर्थ राइट सिटीजनशिप मिल जाएगी। इस वाली चीज को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जो प्रोटेक्टेड अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल 14th अमेंडमेंट, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप थी ये आपके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट में थी। फॉर चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट एंड दोज ऑन टेम्पररी वीजाज, कि अगर आपके अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं या फिर जो टेम्पररी वीजा हैं, अगर उनके बच्चे यूएस में उनका जन्म होता है तो उनको ऑटोमेटिकली वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। इस चीज को भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कैंसिल कर दिया है। और उन्होंने क्या प्रपोज किया है? 100% कंडीशनल टैरिफ। टैरिफ का मतलब आपके जो एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं, 100% कंडीशनल टैरिफ। कंडीशनल मतलब कुछ शर्तों पे, तो कुछ शर्तों के ऊपर उन्होंने 100% टैरिफ तक बोल दिया है ब्रिक्स नेशंस के ऊपर। इन 25% टैरिफ यानी 25% का टैक्स किसके ऊपर? कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर फरवरी 1 से। और इसके साथ में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है? नेशनल इमरजेंसी ऑन द यूएस सदर्न बॉर्डर विद मैक्सिको। और उसके साथ में उन्होंने नेशनल इमरजेंसी आपने घोषित की है आपके यूएस के सदर्न बॉर्डर जो मैक्सिको के साथ में शेयर करता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से मोटा मोटा देखा जाए तो 1500 लोगों को माफ कर दिया है, ठीक है। दूसरा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को विड्रॉ करने के लिए है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विड्रॉ करने के लिए, बर्थ राइट सिटीजनशिप कैंसिल करने के लिए, और 100% टैरिफ लगाने के ऊपर ब्रिक्स नेशंस के ऊपर, और 25% कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर। और उसके साथ में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है सदर्न बॉर्डर विद मैक्सिको। और उसके साथ में रिवर्स कर दिए हैं वो 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑन मोमेंटम ऑफ हिज प्रेडिसेसर जो बिडेन। तो जो बिडेन ने जो ये मेमोरेंडम ये जो ऑर्डर साइन किए थे उसको रिवर्स कर दिया है, उसको ओपोजिट कर दिया। अगर उन्होंने उनको कैंसिल किया था तो उन्होंने उनको अप्रूव कर दिया है। While each of these order will likely impact the governance paradigm of the US। अगर देखा जाए तो ये हर एक जो ऑर्डर वो जो पास कर रहे हैं, ऐसी संभावना है, लाइकली मतलब पॉसिबली, ऐसी संभावना है कि वो यूएस के जो गवर्नेंस है, जो मॉडल है, जो तरीका है, उसको इम्पैक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। सम कुछ तो करेंगे, इफ नॉट मोस्ट, अगर सारे नहीं लेकिन कुछ तो इस चीज को प्रभावित जरूर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ में सम if not most of these executive order will face legal challenge, और इनको legal challenge भी ये face कर सकते हैं and ultimately be reversed। The broader Trump political agenda is nevertheless expected to significantly change the status quo in the US over the coming 4 years in the realms of domestic and foreign policies।
जो अगर हम देखें, जो ब्रॉडर सेंस में देखें, जो आपके डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल एजेंडा है इज नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब इन स्पाइट ऑफ दैट, इस चीज के बावजूद ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो चेंज करेगा। स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, जो करंट सिचुएशन है, जो यूएस की करंट सिचुएशन है, उस चीज को जो पॉलिटिकल एजेंडा है ट्रंप का वो चेंज करेगा, मतलब यूएस की करंट सिचुएशन को चेंज करेगा आने वाले 4 सालों में। किस चीज में, इन द रेल्म्स का मतलब एक तो जो शासन हो गया, यहाँ पे इन द इंटरेस्ट हो गया है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। तो आपके डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज के संबंध में, ठीक है, तो जो आपका ट्रंप के जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं वो जो करंट सिचुएशन है यूएस की उसको चेंज करेगा, उसको बदलेगा। तो आप देख सकते हैं, हाँ, ऐसे लग रहा है कि हमने एक वीक की नहीं, उनके पूरे 4 साल जर्नी पढ़ रहे हैं। तो वेरी एक्टिव। वाई डिड ट्रंप पार्डन द राइटर्स, कि जो ट्रंप हैं उन्होंने जो दंगे वाले लोग थे उनको क्यों माफ किया, ठीक है। स्पीकिंग एट अ न्यूज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग हिज, आगे देखें, तो अपनी जो उन्होंने माफ किया है उसके रिगार्डिंग जो वो बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये उनकी फोटो है। तो अपनी जो वो माफी को लेके है, जो उन्होंने 1500 लोगों को माफ कर दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट पार्डन। ब्लैंकेट पार्डन का मतलब मास नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ में माफ कर देना। तो उन्होंने क्या बोला है, ब्लैंकेट पार्डन दैट effectively freed all the writers and erased the work of the largest criminal investigation in US history। इस बात के ऊपर में कि जो उन्होंने इतने नंबर ऑफ पीपल को माफ कर दिया है, फ्री कर दिया है उनको, और जो यूएस का काम था, द वर्क ऑफ द लार्जेस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी, उसको इरेज कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, उसको खत्म कर दिया है। और इस बात के ऊपर में मिस्टर ट्रंप ने क्या बोला है, दीज पीपल, ये जो लोग हैं, दे हैव ऑलरेडी सर्व्ड ईयर्स इन प्रिजन, ये लोग ऑलरेडी सालों से जेल में हैं, एंड दे हैव सर्व्ड देम विशियसली। विशियसली हमने क्या पढ़ा था, क्रूअली, बहुत एकदम निर्मम तरीके से इन्होंने अपनी जो सजा है उसको ऑलरेडी सर्व कर दिया है, ऑलरेडी उसको झेल लिया है। इट इज अ डिस्कस्टिंग प्रिजन, ये जो है एकदम बकवास है, खराब है। इनह्यूमेन का हमने क्या पढ़ा था, क्रूअल है। इट हैज बीन अ टेरिबल थिंग। अब हमने कैसे पता चला कि यहाँ पे ये हैज है, यहाँ पे हमने देखा ये इज था, क्योंकि देखो बीन लगा है, ठीक है। अब बीन जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसके बाद ये किसको होगा, इट हैज बीन अ टेरिबल थिंग, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हैज, ठीक है। और जो ये द ग्रांट ऑफ क्लीमेंसी, क्लीमेंसी मतलब जो हमने पढ़ा था दंड जो दिया है उसको कम कर देना, तो ये जो ग्रांट करना मतलब अलाउ करना, केम, ये जो आया है डिस्पाइट द January 6 कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी 2 सालों से, 2021 और 23 से, लेकिन जो चल रही थी उसके बावजूद उन्होंने इनको माफ कर दिया है। और उसकी जो कमेटी थी उसमें इंटरव्यू किया था उन्होंने अराउंड 1000 लोगों का, और रिव्यूइंग मोर देन 1 million डॉक्यूमेंट्स। इतनी सब चीजों के बावजूद, इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन वर्क के बावजूद उन्होंने इन लोगों को माफ कर दिया। At the end of the inquiry, the court charged more than 1,500 people associated with the attack on US Capitol, including former leaders of the Oath Keepers and Proud Boys, convicted of seditious conspiracy and violent act। ठीक है, तो जब आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई उसके बाद जो कोर्ट है उसने 1500 लोगों को इस अटैक से एसोसिएट पाया, उनको कन्विक्ट पाया, उनको सजा दी, ठीक है। तो और उसमें कौन थे, लीडर ऑफ द ओथ कीपर्स, प्राउड बॉयज, जिनको कन्विक्ट करना मतलब किसी को ऑफिशियली बोलना, घोषित करना कि वो गुनहगार है। सिडिशियस का हमने क्या पढ़ा था, देशद्रोह करना, और कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश, ठीक है। अब लॉयर्स जो थे फॉर दीज डिफेंडेंट्स, डिफेंडेंट कौन होते हैं, जैसे मान लो जिसने गुनाह किया है, जैसे ए एंड बी है, तो अगर ए जो है ये विक्टिम है तो बी कौन हुआ, जिसने अब जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, मतलब बी ने जो है वो गलत काम किया ए के साथ में,
ठीक है। तो अब जो बी है वो अपने आप को कोर्ट में बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट, और ए को क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूट, है ना। सो ये जो डिफेंडेंट्स थे, जो 1500 जो लोग थे, जो उनके लॉयर्स थे, उन्होंने दे वर देमसेल्फ सेड, उन्होंने खुद से ये बात बोली है कि टू बी प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, कि वो डेफिनेटली, अब उनके लोग हैं जिनके लिए वो केस लड़ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली प्लीजेंटली सरप्राइज्ड हैं इस मिस्टर ट्रम्प की जो पार्डन आई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जे.डी. वेन्स, उन्होंने रिसेंटली ही बोला था कि नॉन वायलेंट ऑफेंडर वुड गेट रिलीफ, कि जो हिंसक नहीं थे, ठीक है, उन्हीं को माफ किया जाएगा, लेकिन वहां पे तो कंप्लीट ब्लैंकेट पार्डन मिस्टर ट्रम्प की तरफ से हो गया है। मिस्टर ट्रम्प की जो अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, पाम बॉन्डी, उन्होंने कांग्रेस में पहले क्या बोला था कि शी डिड नॉट बिलीव दैट वायलेंट राइटर्स ऑट टू बी पार्डन। उन्होंने पहले बोला था कि वो पहले बोली थी कि वो नहीं मानती हैं, वो इस चीज में विश्वास नहीं करती हैं कि जो हिंसक हैं, जिन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया है, उनको माफ करने में वो विश्वास नहीं करती हैं। तो अब उनको भी बहुत सारी चीजों के ऊपर में आंसर्स करना होगा, क्योंकि वो ट्रम्प की अटॉर्नी जनरल है। डन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, इसका प्रभाव क्या होगा। जो दूसरा क्या है, जो इमिग्रेशन क्रैकडाउन हुआ है ना, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, देखते हैं। ऑन द वन हैंड, द अटेम्प्टेड रीडिंग डाउन ऑफ द 14th अमेंडमेंट हैज ऑलरेडी बीन चैलेंज्ड इन कोर्ट बाय 22 स्टेट्स। तो जो बर्थ राइट वाला है, जो आपका 14th अमेंडमेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ऑलरेडी जो इन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो इसको ऑलरेडी लोगों ने वहां पे चैलेंज कर दिया है कोर्ट में। और ऐसी संभावना है कि जो उनका जो ऑर्डर पास किया है वो फेल हो जाए, अगर लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो। फेडरल जज जो हैं इन सिएटल वॉशिंगटन, उन्होंने ऑलरेडी इस बात को कैसे डिस्क्राइब किया है कि जो मिस्टर ट्रम्प्स के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं एंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप एज ब्लेटेंटली अनकंडीशनल। ब्लेटेंटली मतलब क्लियरली ये जो बात है, जो उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है बर्थ राइट के सिटीजनशिप को कैंसिल करने के लिए, वहां के जज ने इस बात को कैसे बोला है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उन्होंने क्या इशू किया है, टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर टू ब्लॉक इट। और उन्होंने अभी एक टेम्पररी ऑर्डर पास किया है उस चीज को रिस्ट्रेन करने को लेके, उस चीज को रोकने को लेके, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक के लिए। While awaiting means waiting for further briefing on the overall legal challenges। तो उन्होंने जो वहाँ के जो सिएटल वॉशिंगटन के जो जज हैं, उन्होंने जो ये बर्थ राइट वाली बात है इसको लेके बोला है कि ये ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके ऊपर में 2 हफ्तों के लिए टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उन्होंने लगा दिया है। हाउएवर लेकिन जो इमिग्रेशन रेट जो मिस्टर ट्रम्प ने प्रॉमिस की थी वॉसिफरसली का क्या मतलब पड़ा था, एकदम क्लियरली, चिल्ला ड्यूरिंग हिज कैंपेन हैव बिगन इन अर्नेस्ट। तो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, अपनी प्रॉमिस जो उन्होंने की थी कि वो ये चीजें करेंगी, वो उन्होंने शुरू में ही स्टार्ट कर दी है, जिसमें ओवर 21 एक्शंस इशू टूवर्ड ओवरहॉल करना, किस चीज को रिपेयर करना, मरम्मत करना, सरपास कर देना, उसको ओवरटेक कर देना, है ना। तो उन्होंने 21 एक्शंस इशूड किए हैं, जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको लेकर, मास डिपोर्टेशंस को लेके, डिपोर्ट कर देना मतलब निकाल देना, अरेस्ट को लेके, द इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने जो ऑलरेडी डिपोर्ट कर दिया है 1000 लोगों को, वहां से बाहर निकाल दिया है, 5000 लोगों को रोक दिया है इन द स्टेट ऑफ टेक्सास इन सम केसेस, और कुछ केसेस में तो उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से विद द कॉपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की मदद से लोगों को वहां से फ्लाई आउट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है।
तो इमिग्रेशन का प्रोसेस तो बहुत फास्ट हुआ है। मिस्टर ट्रम्प हैज सेड ऑन सेवरल ओकेजन्स, उन्होंने बहुत सारे ओकेजन्स पे ये बात बोली है दैट ही इज इन फेवर ऑफ लीगल माइग्रेशन, कि वो लीगल माइग्रेशन के फेवर में है, उसके पक्ष में है। इवन इफ he intends to close the US border to undocumented migrants, इवन इफ, लेकिन वो जो उनका मकसद है, लेकिन उनका ये भी मकसद है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं उनके लिए यूएस बॉर्डर क्लोज करने का। वाइल जो द प्रेसिडेंट एंड हिज बिलियनियर सपोर्टर एलन मस्क हैव ऑफन स्पोकन आउट इन फेवर ऑफ टेम्पररी वर्क वीजाज फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स, जिसमें आपके ये एक वीजा का नाम हो गया विच एप्लीकेंट्स फ्रॉम इंडिया आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ग्रांटेड। और जो आपके जो ये ज्यादातर है ना, तो जो एप्लीकेंट्स हैं वो इंडिया से जो लोग हैं उनको परमिशन भी मिल रही है वहां पर आके काम करने की, वहां पर रहने की। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम फेवर में हैं, बट लीगल माइग्रेशन के फेवर में है, अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स के लिए यूएस बॉर्डर को क्लोज करना है। ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ द मोर कंजर्वेटिव विंग ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी हैव ओपोज्ड एनी एक्सपेंशन इन द H-1B quotas and have argued for bringing back jobs for American workers। लेकिन अगर रिपब्लिकन, जो आप जानते हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी है, उसके लिए क्या है कि उसके भी जो कुछ लोग हैं कंजर्वेटिव विंग, कुछ और जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ओपोज किया है H-1B कोटा को एक्सपेंड करने को लेकर, और आर्ग्यू किया है कि जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन वर्कर्स के लिए होनी चाहिए। व्हाट कुड द इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हो सकता है यूएस के एग्जिट का फ्रॉम ग्लोबल पैक्ट्स। तो ग्लोबल एग्रीमेंट्स जो हैं उनको लेके जो आपका ये पेरिस एग्रीमेंट को लेके जो उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है ये देखते हैं। अंडर द फर्स्ट ट्रम्प टर्न फ्रॉम 2016 to 20, तो जो उनका पहला टर्म रहा था उसमें यूएस ने एग्जिट किया था पेरिस क्लाइमेट से, अ मूव दैट वाज रिवर्स्ड बाय मिस्टर बाइडेन ऑन हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस। और जो उन्होंने मतलब अपने आप को एग्जिट किया था, लेकिन इसी चीज को जो आपके मिस्टर बाइडेन हैं उन्होंने पहले दिन ही आते हुए उन्होंने उस ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मीन्स अपने आप को वहां का मेंबर बना लिया। अब नाउ हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस मिस्टर ट्रम्प अगेन एग्जिट द पेरिस पैक्ट, लेकिन अब दोबारा से वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अपने पहले दिन ही उन्होंने फिर से अपने आप को पेरिस जो एग्रीमेंट है, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट से अपने आप को एग्जिट कर दिया। और इसको क्या बोला है उन्होंने, क्या चीज उनको डिस्क्राइब किया है कि वो अनफेयर था, मतलब जो पेरिस का जो है जो एग्रीमेंट है ये अनफेयर है, वन साइडेड है, रिप ऑफ है। रिप ऑफ करना मीन्स किसी से बहुत सारे पैसे लेना, काइंड ऑफ लूटना जैसा हो गया। लूटना मतलब वैसे गुंडा वाला नहीं, बट अगर कोई आपसे उसकी वैल्यू से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है तो वो भी रिप ऑफ हो गया। और पॉइंटिंग आउट दैट द यूएस विल नॉट सैबोटाज, सैबोटाज करना मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, रियून करना, उसको डैमेज करना, कि यूएस जो है विल नॉट सैबोटाज आवर ओन इंडस्ट्रीज, कि यूएस अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को सैबोटाज नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वाइल जबकि जो चाइना है वो पॉल्यूट करती है विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी हमने क्या पढ़ा था कि आपको कोई भी आपको फ्रीडम है, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो यूएस है वो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को सैबोटाज नहीं करेगा, जबकि जो चाइना है वो एकदम फ्री होके पॉल्यूट कर रहा है, तो हम इस चीज से अपने आप को बाहर निकालते हैं। विद द वॉर क्राई ऑफ ड्रिल बेबी ड्रिल, ये उनका स्लोगन भी रहा था। मिस्टर ट्रम्प ने हैज गॉन फर्दर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, एनर्जी इमरजेंसी, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी उन्होंने घोषित की है। ये एक अलग टॉपिक हो जाता है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। इसमें मतलब ये हो जाता है कि आप जितना ड्रिल करना है, जितने आपको फॉसिल फ्यूल से ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन करना है, यू कैन डू सो, which is not only a signal of Mr. Trump's promise of energy expansion, but specifically opens the door to the federal use of eminent domain and the Defense Production Act।
एमिनेंट डोमेन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एमिनेंट डोमेन का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं पब्लिक के लिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जो इनकी ये बात है वो इस चीज को भी क्या करती है, एक्सपेंड करती है, डोर ओपन करती है गवर्नमेंट के कि वो एमिनेंट डोमेन कर सकते हैं। जैसे जो एमिनेंट डोमेन एक्ट क्या है, विच वुड अलाउ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू टेक चार्ज ऑफ प्राइवेट लैंड्स, जो प्राइवेट लैंड्स का चार्ज ले सकते हैं, उनके रिसोर्सेज का, टू प्रोड्यूस गुड्स दैट माइट बी डीम्ड टू बी नेशनल नेसेसिटी। डीम्ड मतलब कंसीडर, डीम मतलब कंसीडर। तो यहाँ पे क्या है कि उसके साथ साथ में उन्होंने रास्ते खोल दिए हैं फेडरल यूज ऑफ एमिनेंट डोमेन एंड डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का, जिसका मतलब है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो जो प्राइवेट लैंड है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये नेशनल नेसेसिटी है, देश की जरूरत है, इसीलिए हमको आपकी जमीन लेनी होगी। कंपनसेशन वगैरह तो दिया जाता है, बट ये है हमारा एमिनेंट डोमेन। However, not only does this mean that the US will officially halt means stop all contribution towards limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, but it also does so at the peril of ever more climatic event with a profound impact on the country. आप जानते हैं यहाँ पे ये नॉट ओनली से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे इन्वर्जन लगा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ये वर्ब पहले आया है। ठीक है, तो नॉट ओनली, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो उन्होंने किया है, जो यूएस विल ऑफिशियली स्टॉप ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस, नॉट ओनली डज दिस मीन, इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमने माना है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो वो अपने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस इसके प्रति रोक देगा, बल्कि इसका ये भी मतलब है कि सो एट द पैरिल, पैरिल का मतलब डेंजर ऑफ एवर मोर क्लाइमेटिक इवेंट, कि अब वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने आप को कि इस डिग्री तक हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखना है, इससे ज्यादा हमें ज्यादा ग्रीन हाउस गैस नहीं एमिट करना है, नहीं तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। वो सिर्फ इसमें अपने आप को नहीं रोकेगा, मतलब वो खूब इसको आगे बढ़ाएगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, और इसके साथ में बट इट्स ऑल्सो डज, लेकिन इसका ये भी मतलब है पैरिल ऑफ एवर मोर क्लाइमेटिक इवेंट्स, जिनका एक बहुत डीप इम्पैक्ट होगा कंट्री के ऊपर। Why do Trump's early orders matter for bipartisan prospects in the US? कि जो ट्रम्प के जो अर्ली ऑर्डर्स हैं उनका बायपार्टीशन प्रोस्पेक्ट के यूएस पे क्या मैटर करता है। बायपार्टीशन मतलब जहां पे आपकी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जो टेनोर ऑफ सेकंड Trump administration in the terms of its early policy agenda appears to be fundamentally hostile to the progressive agenda of the Democrats. तो जो आपके जो अभी ट्रम्प के है ना जो टेन्योर शुरू हुआ है उसमें जो उन्होंने पॉलिसीज जो आपके डिक्रीज जो आप साइन किए हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो उनकी पॉलिसी एजेंडाज जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है क्योंकि एजेंडा ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, तो एजेंडम होता है सिंगुलर, एजेंडा इज योर प्लूरल नाउन। तो जो पॉलिसी एजेंडा है वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो आपके हॉस्टाइल है, मतलब वो विपरीत है, अनफ्रेंडली हैं। कौन से? जो आपके डेमोक्रेट्स के थे, जो इससे पहले वाले जो आपके पॉलिसीज रही हैं, ऐसे लग रहा है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत हैं, उसके लिए वो एकदम हॉस्टाइल नेचर में है। अगर देखा जाए टू एन एक्सटेंट, अगर एक हद तक देखें, that is expected as the two major parties have always diverged considerably on policy subject, कि जो दो मेजर पार्टीज होती हैं वो हमेशा पॉलिसी पे के ऊपर में वो डाइवर्ट रहती हैं, अलग अलग उनमें रहता ही है, भेदभाव रहता है, डिफरेंसेस रहते ही हैं। लेकिन जो आपका प्रीवियस जो आपके उससे पहले वाला 2016 से जो 20 का जो टर्म रहा था रिपब्लिकन गवर्नमेंट का, वो रेगुलरली सीक टू बिल्ड ब्रिजेस। बिल्ड ब्रिजेस का मतलब गैप को कम करना,
है ना। तो वो कोशिश करते थे कि जो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं इन कांग्रेस एंड इन स्टेट्स, उनके साथ में वो बातचीत करें, उनके साथ गैप क्रिएट ना करें, ठीक है, इन बाय पार्टीशन टू बिल्ड बाय पार्टीशन कॉन्सेंसस। तो जो आपकी जो प्रीवियस टर्म रहा था रिपब्लिकन गवर्नमेंट का, वो रेगुलरली कोशिश करते थे कि जो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं उनके साथ में वो एग्रीमेंट बिठा सकें अक्रॉस क्रिटिकल पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। वो ये कोशिश करते थे बजाय इसकी कि वहां पे क्या हो, रिस्क स्टेलमेंट्स मतलब डेडलॉक क्रिएट हो। डेडलॉक क्रिएट होने की बजाय पहले वो जो थे वो कोशिश करते थे उनके साथ में कॉन्सेंसस में आने की, एग्रीमेंट में आने की, ठीक है। एंड फ्रूटलेस कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर पॉलिसी प्रायोरिटीज एंड फंडिंग। तो पहले वो कोशिश करते थे कि उसके जो आपकी जो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं उनके साथ में उनकी तालमेल बैठी रहे, बजाय इसके कि वहां पे डेडलॉक क्रिएट हो जाए, कोई भी बात ही ना निकल के आए। फ्रूटलेस मतलब कोई बात ही ना निकले, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बट कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो फ्रूटलेस कॉन्फ्लिक्ट्स और डेडलॉक क्रिएट करने की बजाय पहले वो जो आपके रिपब्लिकन लोग थे वो कोशिश करती थी आपकी डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स के साथ में बनाने की। लेकिन अब क्या हुआ है, वॉट इज सिग्निफिकेंट अबाउट मिस्टर ट्रम्प सेकेंड विक्ट्री। अब सेकेंड विक्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप देखोगे that however is the fact that he now enjoys a federal government trifecta and a sympathetic Supreme Court staked 6-3 in favor of conservative। अच्छा, इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है, इम्प्लाइज मतलब इसका अर्थ ये है कि जो मिस्टर ट्रम्प है और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है नीड टू रिलाई इवन लेस ऑन सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द आइल। अक्रॉस द आइल का मतलब जो आप दूसरी पार्टी है, ठीक है, उनके ऊपर में अब इवन उनको और कम रिलाय होना है और उनको कम डिपेंड होना है देन दे डिड ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म। तो जो पहली टर्म में जो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अब उनकी जो डिपेंडेंसी है वो और कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी मास विक्ट्री हुई है। एंड दिस फर्दर ही हैज क्लियरली बीन emboldened by the fact that he won such a wide election victory। तो अब इस चीज ने उनको और ज्यादा मजबूत कर दिया है, उनको और ज्यादा मोटिवेट कर दिया है, क्योंकि वो इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। Most demographic cohorts of voters to the point where even unconventional policy priorities have started to enter the proposed policy agenda। ठीक है, तो वो इतनी बहुमत से जीते हैं, इतना मास वाइड इलेक्शन विक्ट्री उनकी हुई है कि इस चीज ने उनको क्या कर दिया है, मोटिवेट किया है, स्ट्रेंथन किया है। और अब वो उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पे इवन वो अनकन्वेंशनल जो नहीं है वैसी पॉलिसीज, उसके ऊपर में भी वो आपके प्रपोज्ड कर रहे हैं। जैसे ही हैज अनाउंस्ड, उन्होंने क्या कि प्लान्स टू टेक ओवर द पनामा कैनल्स। सबसे चीज देखो आप, ट्रांसजेंडर राइट्स को डी रिकॉग्नाइज करना, कि आपने सुना ही होगा उन्होंने बोला था देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ जेंडर एंड दैट इज मेल, आइदर यू आर मेल और फीमेल। तो उन्होंने अनकन्वेंशनल पॉलिसीज के ऊपर में भी अपनी बात रख दी है। जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स को डी रिकॉग्नाइज करना कि ट्रांसजेंडर जैसी कोई चीज ही नहीं है। उसके साथ वॉशिंगटन ने थ्रेटन किया है डेनमार्क को कि विद इट्स इंटेंशन टू टेक ओवर ग्रीनलैंड, कि वो ग्रीनलैंड को ले लेंगे, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बैन ऑन ट्रेवलर्स फ्रॉम सर्टेन कंट्री एंटरिंग द यूएस। और इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसी भी संभावना है कि वो बैन कर दें कुछ कंट्रीज के लोगों को ही कि वो हमारे यूएस में एंटर ना करें, क्योंकि उनकी इतनी मास विक्ट्री हुई है। इस चीज ने उनको स्ट्रेंथन किया है, इस चीज ने उनको मोटिवेट किया है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, share it and subscribe to the channel. Thank you so much. Be safe.